हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आपके सामने पेश है हमारा वर्ब का असाइनमेंट 2 का डिस्कशन जो पेंडिंग रह गया था। इस क्लास में हम लोग हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स या जो भी यूसेज फॉलो हो रहा है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में सीखेंगे। और आप लोगों को डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से को अटेम्प्ट किया है और डिस्कशन को देखोगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जी आप लोगों को। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी किए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला जी। इट डिडंट एवर अकर टू देम दैट दे हैड बीन ड्यूप्ड। ड्यूप्ड का मतलब धोखा देना होता है भैया। अब हमें पता है सर, डिड जो होती है हमारी डू है, डज है, डिड है, अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं सर? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई? कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड या सेकंड फॉर्म। इसलिए हमें लिखना पड़ेगा इट डिडंट एवर अकर। ठीक है जी, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी। दिस एग्जाम्पल डजंट हाउएवर एक्सप्लेन द सिचुएशन फुली। हमें लिख लिया यहाँ पे डजंट। क्या लिख दिया भैया? डजंट। डू है, डज है, डिड है, इसके बाद आगे कौन सी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बेस फॉर्म भैया। ये तो हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म लिख ली थर्ड पर्सन की, तो क्या हटा देंगे इसका? ऐसे हटा देंगे और लिखना पड़ेगा दिस एग्जाम्पल डजंट हाउएवर एक्सप्लेन द सिचुएशन फुली। कि एग्जाम्पल है ना, किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करता दोस्तों। थर्ड है वन मस्ट ought टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने अबाइड बाय। अबाइड बाय हमारी क्या होती है? एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ओबे, ओबे करना। इस सेंटेंस में हम लोगों ने यूज किया मस्ट और इसी सेंटेंस में हम लोगों ने यूज कर लिया ought टू। हम लोग को पता है कि दो मॉडल्स एक साथ यूज नहीं होंगे, तो हम लोग क्या हटा देंगे? यहाँ पे ought टू हटा देंगे जी। क्या हटा देंगे जी? ought टू। मतलब एक मॉडल यूज करना, बात ये है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Though they could have helped him, they let him fall. They let him fell. अब यहाँ पे एक बात समझना, दो वर्ब होती है, एक होती fall और एक होती fell। fall सेकंड फॉर्म होती फेल और थर्ड फॉर्म होती फॉलन। इसकी सेकंड फॉर्म होती फेल्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भैया? फेल्ड। ये तो इनके हमारी वर्ब की फॉर्म होगी। इसका मतलब होता है गिरना और इसका मतलब गिराना। आसान भाषा में ये तो होती ट्रांजिटिव वर्ब और ये होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब भैया। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जी। अगर हम लोग लेट के बाद, हमें पता है लेट के बाद बेर इन्फिनिटिव फॉलो होता है। बेर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें पता सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली है तो इसके बाद तो ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इट मींस ये गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा फॉल। तो गिराना नहीं, यहाँ पे गिरना भैया। हालांकि वो उसकी हेल्प कर सकते थे लेकिन उन्होंने उसको गिरने दिया। गिरने का मतलब भैया फॉल आएगा, फेल नहीं आएगा जी। ठीक है जी। दे माइट गॉट इंजर्ड सीरियसली इफ दे वर केयरलेस ऑफ देयर सेफ्टी। अगर वो केयरलेस होते ना तो इंजर हो जाते जी। हमें पता माइट हमारे मॉडल हो गए दोस्तों। मॉडल के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म बेयर फॉर्म आती है भैया। तो यहाँ पे लिखना गेट। क्या लिखोगे? गेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम लोग। सिक्स वाले लिखा आई हैवंट एनी टाइम लेफ्ट सो लेट मी गो नाउ। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने दो जी। इसमें क्या कह रहा है देखो, नोट यूज कर लिया। हमें पता नोट से पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनता है जी। ठीक है सर, हेल्पिंग वर्ब बन गया। इसके बाद मेन वर्ब तो यूज नहीं किया हम लोगों ने। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा भैया। या तो हमें पता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी हैवंट हैड। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी ना आप लोगों को, तो ये हैवंट हटाओ, यहाँ पे लिखो डोंट हैव। क्या लिख पाओगे? डोंट हैव। डोंट डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और हैव सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाएगी दोस्तों। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना जी। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं भैया, तो इन क्वेश्चन को ध्यान रखना जी। आगे बढ़ते हैं। वी शुडंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनी वन हेयर। हमें यहाँ पे किसी से नहीं डरना, ना ही किसी बंदे से डरना है जी। ठीक है, बात डरने की ठीक है। जो ये वर्ड अफ्रेड होता है दोस्तों, ये होता है हमारा एडजेक्टिव का काम करता है इंग्लिश में। एडजेक्टिव हमें किसके लिए आया? यहाँ पे वी के लिए। हमें क्या है? डरना नहीं है। शुड हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब हो गया। मेन वर्ब तो सेंटेंस में नहीं आई, लेकिन हमें पता ये अफ्रेड किसके लिए आया? वी के लिए। सब्जेक्ट के लिए आने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। ऐसी कौन सी वर्ब होती है जो अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है? लिंकिंग वर्ब होती है सर। लिंकिंग वर्ब के लिए बी लगा दे भैया यहाँ पे। वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन एल्स हियर। तो ये जो अफ्रेड वर्ड होता है ना, कई बार हम लोग वर्ब ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ब होता नहीं भैया, एडजेक्टिव होता है। बात ध्यान रखोगे आप लोग। इससे पहले वर्ब की डिमांड होती है तो वर्ब यूज करना।
8th वाले में तो सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। अब एक बात समझना, नोट यहाँ पे है, हमारी नेगेशन के लिए एडवर्ब आ गई, इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस में मेन वर्ब क्या आ गई, एग्री। अब हमें पता आर के बाद जो कि बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद दो ही पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी का मतलब एक्टिव फॉर्म हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव फॉर्म हो जाएगी सर। आईएनजी एग्रीइंग तो लिख नहीं पाओ क्योंकि एग्री करना स्टेट होती है भैया, स्टेट को आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे, ये वाला ऑप्शन तो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर यहाँ पे एग्रीड लिख दिया आप लोगों ने तो पैसिव बन जाएगा, और हमें पता है एग्री वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता नहीं, इट मीन्स इसका पैसिव भी नहीं बना पाओगे, इसमें इट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख पाओगे। तो कहने का मतलब है इस वर्ब को चेंज नहीं कर पाओगे, चेंज यहाँ पे आर को कर दो, यहाँ पे आर को हटाओ, डू लिख दो भैया, यहाँ पे क्या लिख दो, डू नॉट एग्री। ठीक है जी, तो ना तो एक्टिव बना पाओगे ना पैसिव बना पाओगे इसको, तो आर को हटा दो, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो डू दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ईच मेंबर हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर एक मेंबर का अपना प्रॉफिट का शेयर होगा दोस्तों। हमें पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म आती है ना, तो यहाँ पे लिखना हैड, क्या लिखोगे जी, हैड। आगे बढ़ते हैं जी। ही फेल हिज अपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो इन द लास्ट गेम। देखो यहाँ पे समझना, लास्ट गेम लिखा है, इट मींस हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हम लोगों को, सेकंड फॉर्म। अभी मैंने बताया जो फॉल होती है वो फॉल फेल फालन, ये जो सेकंड फॉर्म है ये फॉल वर्ब की दोस्तों, और फॉल का मतलब गिरना होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन हम लोगों ने हिज अपोनेंट ऑब्जेक्ट लिख रखा है, इट मींस ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होती है फेल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है भैया, फेल्ड। तो फेल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेल्ड जी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हम लोगों को, तो लिखना पड़ेगा फेल। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल लिखी है ना, ये फॉल से बनी जो इंट्रांजिटिव होती है जी, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट वाले में देखो, द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। जो मैनेजर और स्टाफ है ना भैया चुपचाप रहे अपना पूरी, जब तक चेयरमैन वहाँ पे प्रेजेंट था दोस्तों। अब एक बात समझना, हम लोगों ने केप्ट वर्ब लिखी यहाँ पे, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया जी। कीप का मतलब क्या होता है, कीप का मतलब होता है भैया रखना कहीं पे, पुट समथिंग। तो देखना यहाँ पे रखने की बात कर रहे हैं या रहने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास में सीखा था, तो कीप वर्ब होती है, प्रूव वर्ब होती है भैया, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है। आपने कई बार सुना है कीप साइलेंट लिखते हैं, चुप रहो भैया। अब हमें पता कीप का मतलब रखना होता है, रखना मीनिंग नहीं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, रहना मीनिंग है, और साइलेंट क्या हो गया, जिसको कहा जा रहा है भैया, ये एडजेक्टिव दोस्तों। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या फॉलो होते हैं, एडजेक्टिव। तो रखना मीनिंग तो है नहीं यहाँ पे, अगर रखना मीनिंग नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब बनेगा हमारी। अगर ये लिंकिंग वर्ब बन गया तो इसके बाद एडवर्ब यूज नहीं कर पाओगे, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, साइलेंट यूज करो भैया यहाँ पे, क्या यूज करना पड़ेगा जी, साइलेंट जी। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अ रेडियो सिग्नल वाज सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट को रेडियो सिग्नल भेज दिया गया जी। अब हमें पता वॉज यहाँ पे यूज कर लिया हम लोगों ने, वॉज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि सिग्नल खुद तो गया नहीं होगा, उसको भेजा गया होगा, काम करने वाला दूसरा हो गया, तो पैसिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट यूज करना, अ रेडियो सिग्नल वाज सेंट टू द स्पेसक्राफ्ट। आगे देखो, सम पीपल हैवंट एनफ करेज टू फेस द चैलेंजेस मैनफुली। अब एक बार समझना, सेम हमारा क्वेश्चन आ गया, नोट आ गई, नोट से पहले हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गई, तो मेन वर्ब सेंटेंस में है ही नहीं, ये तो इनफ हमारा किसके लिए आ गया, एडजेक्टिव का काम करा, करेज नाउन के लिए भैया। तो सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो मैंने बताया जो हैवंट वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनको डोंट हैव लिख दो भैया, डोंट हैव, और सेंटेंस आ जाएगा सही हमारा जी। तो सेंटेंस यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 14 वाला देखना, दीज चिल्ड्रन हैव मेक्ड अ मिस्टेक अगेन, इन बच्चों ने दोबारा एक मिस्टेक कर दी जी। वो बात तो ठीक है, लेकिन हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी तो ईडी वाली नहीं होती, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, मेड होती है, क्या होती है जी, मेड। 15 वाला देखना, ही बिगन हिज पॉलिटिकल कैरियर एज अ स्टूडेंट, उसने अपना पॉलिटिकल कैरियर है ना एक स्टूडेंट के तौर पे स्टार्ट किया भैया। हमें पता जो बिगन होती है ना, वर्ब फॉर्म होती बिगिन, सेकंड फॉर्म होती बिगिन, और थर्ड फॉर्म होती बिगन, ये थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग सेंटेंस में यूज कर नहीं पाएंगे, और हमें पता सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो यू हटाओ यहाँ पे ए कर दो भैया, क्या हटा सकते हैं, यू हटाओ ए कर दो, यहाँ बिगन आएगी भैया। तो बिगन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गलत हो जाएगी, बिगन यूज करना वहां पे जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
आयरन इज बीटन एंड फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बिफोर इट बिकम स्टील्स। जो आयरन होता है उसको पीटा जाता है और उसको फ्लैट किया जाता है थिन शीट्स में, जब तक वो स्टील नहीं बन जाता दोस्तों। अब देखना, हमें पता लग गया इज बिटन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इस हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, बिटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि आयरन खुद तो पीटेगा नहीं, इसको पीटा जाएगा। अगर डू और दूसरा तो पैसिव फॉर्म में हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है जी। एंड आ गया यहाँ पे फ्लैटन वर्ड, क्या फ्लैटन हमारी वर्ब होती है, तो फ्लैटन का मतलब ये खुद फ्लैट होगा नहीं, फ्लैट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी पैसिव फॉर्म आएगी जी। पैसिव फॉर्म का मतलब होगा इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। लेकिन होता है क्या, जो फ्लैट वर्ड होता है ना, फ्लैट्स वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है जी, और हम लोगों ने सीखा क्लास के अंदर कि एडजेक्टिव से हम लोग वर्ब भी बना लेते हैं ई एन लगा के, तो फ्लैटन हमारी वर्ब हो जाएगी। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी जी, फर्स्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ई डी लगा के थर्ड और सेकंड फॉर्म बना लेते हैं भैया। तो यहाँ पे फ्लैटन की जब फ्लैटन लिखो जी, सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही भैया, ठीक है जी। 17 वाला देखो, सी लेड ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। अगर आप लोगों ने टेंस वाली वीडियो देखी है या जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था, सरप्राइज टेस्ट आप लोगों का, उसमें अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है ना, तो ले वाला कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। एक होती ले, एक होती लाई और एक होती लाई। ये तो भूल ही जाओ, इसका मतलब झूठ बोलना होता है। सेकंड फॉर्म लाइड, थर्ड फॉर्म भी लाइड होती है भैया। लेकिन जो ये लाई होता है इसका मतलब होता है किसी स्टेट में रहना, टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट, लाई, ले, लेन। और इसका मतलब टू पुट समथिंग, कुछ रखना, तो लाई, ले, लेड, लेड, ठीक है जी। ये तो इनकी वर्ब की फॉर्म में डिफरेंस हो गया, मीनिंग में मैंने डिफरेंस बता दिया। फिलहाल के लिए ट्रांजिटिव होती है और हमारी ये इंट्रांजिटिव, तो ये भी याद रखोगे जी आप लोग। अब हमें पता लग गया ऑन हर बैक आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मींस यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो ले लिखना दोस्तों, हमारी क्या आएगी, ले। शी ले ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। कमल इज एंड विल डू हिज वर्क सिंसियरली फॉरएवर। उसने किया है और करता रहेगा अपने काम को सीरियसली भैया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक बात समझना, यहाँ पे हम लोगों ने एंड यूज किया, एंड का मतलब होता है एक ये वर्ब वाला पार्ट और एक ये वर्ब वाला पार्ट। दोस्तों हमें पता, जो इज अगर हमारी सेंटेंस में मेन वर्ब मानोगे ना, तो आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट लिखा होना चाहिए, क्योंकि इज के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। इट मीन सेंटेंस में बनेगी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब ये है और विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों की कॉमन वर्ब क्या हो जाएगी, डू। चलो विल के बाद तो डू यूज कर पाओगे आप लोग, लेकिन इज के बाद तो डू यूज नहीं कर पाओगे, तो सेंटेंस गलत हो गया ना हमारा। लिंकिंग वर्ब ये बन नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इसके बाद डू यूज नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए अलग से वर्ब दे दो दोस्तों यहाँ पे। तो क्या लिखना पड़ेगा, डूइंग। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, डूइंग। बात समझ में आ गई। तो हमें पता है इज हमारी मेन वर्ब नहीं बन पाई, क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा उसका कोई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो कमल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो। अगर ये लिंकिंग वर्ब बनी तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म की डिमांड होती है, जो डू पूरी नहीं कर पाएगी। अगर इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, तो सेंटेंस सही होता है हमारा, क्योंकि इज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, विल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो दोनों को कॉमन निकाल के मैं दोनों के लिए कॉमन वर्ब यूज कर लूंगा, डू। लेकिन हमें पता है इसके बाद तो आईएनजी फॉर्म फॉलो होते हैं ना भैया, तो डू गलत हो जाए, इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा डूइंग यहाँ पे जी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आगे इसके बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं जी। आगे देखो, वी हैव ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज बी विद आवर फ्रेंड्स। अब देखना यहाँ पे हम लोगों ने क्या कि हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे यहाँ पे जी। एंड हम लोगों ने यूज किया, एंड का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया भी हमारा, ये वाला वर्ब वाला पार्ट हो गया और ये वाला हमारा वर्ब वाला पार्ट हो गया जी। हमें पता सेल के अकॉर्डिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है बी, लेकिन हमें पता हैव, हम मतलब अगर इसी वर्ड को आप लोग मेन वर्ब मानोगे ना, तो हैव होता पोजेशन के लिए यूज। आगे कोई पोजेशन तो लिखा नहीं हमारा कि इसके पास कोई चीज है। अगर पोजेशन नहीं लिखाना तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी दोस्तों यहाँ पे जी। अगर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आगे थर्ड फॉर्म तो है नहीं, दोनों की कॉमन वर्ब बी ले नहीं पाओगे, तो बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो दोस्तों यहाँ पे, बीन। वी हैव ऑलवेज बीन एंड शैल ऑलवेज बी विद आवर फ्रेंड्स। हम लोग रहे हैं और रहेंगे भैया, ठीक है जी। इट हैज एंड मे हर्ट एज, इट हैज और मे हर्ट अस मोर इन द फ्यूचर। अब देखना यहाँ पे भी सेम केस यूज हम लोगों ने, एंड यूज होगा, यहाँ पे हैज आ गया, यहाँ पे मे के अकॉर्डिंग हर्ट हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। फिर आते हैं हैज के ऊपर,
इट के अकॉर्डिंग हैज आ गया, इट हमारा सब्जेक्ट होगा दोस्तों। अगर इसको मेन वर्ब मानोगे तो हैज का मतलब पोजेशन के लिए आ गया। इट हैज अस, उसके पास हम हैं, वैसे मीनिंग बेतुका हो जाएगा, हमें पता है वो पोजेशन के लिए नहीं आया सर, वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो उसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या हार्ट के मामले में, हार्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है भैया, हार्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो क्या फर्क पड़ता है सर, हार्ट ये यूज कर लो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके लिए मान लेंगे और हार्ट वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके लिए मान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भैया, एक वर्ब अपने टाइम में एक ही तरीके से काम करेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। ऐसा नहीं देख सकते कि जब हैज को देखेंगे तो सब वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लेंगे इसको, और मे को देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे, क्योंकि दोनों की तीनों फॉर्म सेम होती है हार्ट की सर हमारी, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी हार्ट यहाँ पे, चाहे स्पेलिंग सेम रहे, प्रोनाउंसिएशन सेम रहे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला वर्ड दो तरीके से काम नहीं कर पाएगा ना जी। 21 जैसन नोज अ लॉट अबाउट स्टार, वो बहुत कुछ जानता है स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, एंड ऑफन प्रिडिक्ट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और कई बार बता भी देता कि क्या होने वाला है जी। हमें पता है यहाँ पे एंड यूज किया, एंड दो वर्ब को जोड़ने के लिए, नोज को और प्रिडिक्ट को। सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसन, जैसन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ गया, तो यहाँ पे भी सिंगुलर यूज करो, प्रेडिक्ट्स लिखो दोस्तों जी। क्या लिखोगे, प्रेडिक्ट्स। आगे देखो, आई एम नॉट वेल बट इज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। यहाँ पे लिखा आई एम नॉट वेल, मैं मतलब अच्छा नहीं हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, बट इज ट्राइंग टू हार्ड, इज ट्राइंग वर्ब होगी, ठीक है सर, बट हो गया कंजंक्शन, एम नॉट हमारी वर्ब होगी, आई सब्जेक्ट हो गया। आई के अकॉर्डिंग एम तो ठीक है, लेकिन आई के अकॉर्डिंग इज तो नहीं यूज कर पाओगे ना, तो ये हटाओ, यहाँ पे एम यूज करो, यहाँ पे भी भैया, यहाँ पे भी क्या यूज करोगे जी, एम यूज करोगे, क्योंकि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, आई है जी। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज रीडिंग अ बुक बाय ऑस्कर वाइल्ड, मतलब मैं अपने घर पे आराम कर रहा हूँ दोस्तों, और एक बुक पढ़ रहा हूँ, इसका नाम मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा जी, ठीक है जी। अब समझना, एंड कंजंक्शन आ गया, आई सब्जेक्ट हो गया, एम रीडिंग वर्ब हो गई, और इज रीडिंग वर्ब होगी, दोनों सब्जेक्ट आई है, तो इज हटाओ, एम लिखो दोस्तों यहाँ पे भी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये तो जी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी आई बनेगा, इसलिए हमारा इस वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या बनेगा दोस्तों, आई बनेगा जी यहाँ पे, ठीक है जी। आगे देखो, हिज नेम है सिद्धार्थ बट एवरीवन कॉल्स हिम एज सिद्ध। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, जो सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई होते हैं ना, वो होते कॉम्प्लीमेंट, और जो वाई का या हाउ का रिप्लाई होते हैं वो होते हैं एडवर्ब। एक एग्जांपल समझाता हूं आप लोगों को, आई कॉल्ड हिम एज भीम। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, आई कॉल्ड हिम एज भीम, मैंने उसको भीम बुलाया भैया, मीनिंग तो ये मैंने उसको भीम कह के बुलाया। अगर सेंटेंस मान लो इतना ही होता, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, इसके बाद क्या रिप्लाई चाहिए, क्या बुलाया, कैसे बुलाया भैया, कैसे नहीं भैया, मतलब उसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, भीम रखा नहीं, आई कॉल्ड हिम, व्हाट डिड आई कॉल, क्या कॉल किया मैंने उसको, भीम कॉल किया दोस्तों। तो ये वर्ब अपने बाद व्हाट का रिप्लाई ले रही दोस्तों, तो हमें पता लग गया व्हाट का रिप्लाई ले रही है, तो व्हाट के रिप्लाई तो सर हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और जो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ना, उनके साथ कभी भी क्या यूज नहीं करते हम लोग, एज यूज नहीं करेंगे भैया, तो यहाँ पे एज हटा देंगे और हमें लिखना पड़ेगा आई कॉल्ड हिम भीम। बात क्लियर हो गई जी। लेकिन एक सेंटेंस देखना, मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा, आई ट्रीटेड हिम एज भीम। एक सेंटेंस में लिखा, आई ट्रीटेड हिम एज भीम, मैंने उसको क्या ट्रीट किया, कैसे ट्रीट किया, आई ट्रीट हिम व्हाट, आई ट्रीट हिम हाउ। हमें पता लग गया ये ट्रीट वर्ब बना, अपने बाद हाउ का रिप्लाई ले रही, कैसे ट्रीटमेंट दिया भैया। अगर कैसे का रिप्लाई बन गया तो हाउ का रिप्लाई किससे होता है, एडवर्ब से। तो जो एज हमारे फ्रेज बनाता है ना, ये एडवर्ब फ्रेज ही बनाता है जी, तो ये सेंटेंस सही भी हो जाएगा जी। तो आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अगर कॉम्प्लीमेंट देना पड़े सेंटेंस में तो एज यूज ना करना, अगर कॉम्प्लीमेंट देना ना पड़े, एडवर्ब यूज करना पड़े तो एज यूज करना। हम लिखते कई बार एज अ फ्रेंड, ये जो एज वाली फ्रेज होते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करते हैं जी, और रिप्लाई किसका होती है हमारी, ये हाउ का रिप्लाई होते हैं जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आओ,
उसका नेम सिद्धार्थ है भैया, लेकिन हर कोई बंदा उसको क्या बुलाता है, सिद्ध बुलाता है। देखो सेंटेंस में मेरे से खुद निकला क्या बुलाता है, क्या का मतलब वट आ गया ना, वट के रिप्लाई किससे नहीं होते भैया, एज से नहीं होते, इसलिए एज रिमूव कर दो, सिद्ध आएगा जी। सिद्ध हमारा किसके लिए आएगा, हिम, हिम ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ना वट के रिप्लाई होते हैं जी हमारे जी, ये बात ध्यान रखोगे जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सच इंसिडेंट्स मस्ट बी हैंडल विद ग्रेट केयर, ऐसे इंसिडेंट को भैया अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। हमें पता लग गया मस्ट भी आ गया, बी के बाद अगर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए या वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इंसिडेंट तो खुद हैंडल नहीं करेंगे, कोई बंदा हैंडल करेगा ना, इट मींस इंसिडेंट को तो हैंडल किया जाएगा। अगर डूअर दूसरा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पैसिव के लिए तो हैंडल लिख दो दोस्तों। क्या लिख देंगे जी, हैंडल, मस्ट बी हैंडल। सम वर्ड्स कैन इंटरप्रेट इन डिफरेंट वेज, हमें पता लग गया कैन इंटरप्रेट वर्ब आ गई दोस्तों हमारी, और सम वर्ड इसका क्या बन गया जी, सब्जेक्ट बन गया। अब मुझे बताओ ये सब्जेक्ट क्या इंटरप्रेट कर पाएगा, ये जो वर्ड्स होते हैं क्या ये इंटरप्रेट करने वाले हैं या बंदा इंटरप्रेट करता है दोस्तों। इंटरप्रेट का मतलब समझना दोस्तों, कुछ दिमाग लगा के कुछ उसमें से फ्रूटफुल निकालना, वो होता है इंटरप्रेट करना। तो वर्ड्स इंटरप्रेट नहीं करेंगे बल्कि वर्ड्स को पढ़ के दूसरा बंदा इंटरप्रेट करेगा। इट मीन्स इन वर्ड्स को इंटरप्रेट किया जाएगा, काम करने वाला कोई दूसरा हो गया, तो पैसिव बना दो, कैन बी इंटरप्रेटेड, कैन बी इंटरप्रेटेड भैया। ठीक है जी, पैसिव बनेगा यहाँ पे। They were believing that the earth was flat, वो बिलीव कर रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है। बिलीव करना स्टेट होती है, टू हैव समथिंग योर माइंड, हैव का मतलब स्टेट होता है, और स्टेट कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, बिलीव लिखना दोस्तों, स्टेट कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, इसलिए लिखना बिलीव्ड। आगे देखो, देयर आर सम इश्यूज दैट दे आर नॉट एग्री ऑन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आर को हटाओ और लिखो यहाँ पे डू। ठीक है जी, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसको। 29 देखना, द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप, मतलब प्रॉब्लम किस में ले करती है भैया, किस में लाई करती है कि डिसाइड करना कि कब रुकना है भैया। अब एक बात समझना, ये जो ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसी लिखाना, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि प्रॉब्लम क्या लाई करेगी कहीं पे, वो किसी को रखेगी नहीं। अगर वो लाई करेगी ना तो लाइज लिखो यहाँ पे, प्रॉब्लम लाइज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं चाहिए हमें, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लिखे दोस्तों। ठीक है जी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं आती, हमारी क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। अगर हमारा लिखा भी उसके बाद वो गया ना दोस्तों, प्रीपोजिशन लिखी गई में समझ लेना वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है जी। ठीक है सर, आगे देखो, द हार्ट इज सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आवर बॉडी। अब मुझे बताओ, इज हमारी वर्ब होगी, इस वर्ब के बाद सर्कुलेट हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई सर, थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। इट मींस पैसिव हो गया कि हार्ट को सर्कुलेट कर रहा था भैया, कि हार्ट को सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन हमें पता हार्ट को सर्कुलेट नहीं बल्कि हार्ट सर्कुलेट करता है। डूअर तो सेंटेंस में यही है, अगर डूअर ये है ना तो भैया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, दोनों हटाओ, सर्कुलेट्स, क्या लिखो यहाँ पे, सर्कुलेट्स। एक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, पैसिव गलत हो जाएगी जी, क्योंकि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन हियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट हैपेंड अ फ्यू इयर्स एगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो। इट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, मतलब ये कुछ साल पहले हुआ है लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले हम लोगों को पता लगा है जी। अब एक बात समझना, बट कंजंक्शन आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। हमें पता लगे हैपेंड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सेकंड फॉर्म है सर। एट सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सर। ब्रॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। दोनों का सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे, इट, दोनों इट बन गया। अब समझना, इट हैपेंड का मतलब ऐसा हुआ है, तो हैपेंड वर्ब हमारी सही हो जाएगी यहाँ पे। अब इट ब्रॉट का मतलब क्या हो गया, इस इट ने कुछ लाया है या इसको लाया गया। इट ब्रॉट टू आवर नोटिस, हमारे नोटिस में क्या गया, ये लाया गया या इसने कुछ लाया, भाई इसको लाया गया, इस इंसिडेंट को, इस कोई इट हमारी जो हैपन हुआ था ना, कोई इवेंट हुआ था, उसको हमारे नोटिस में लाया गया। लाया गया का मतलब एक्शन इसने नहीं किया, अगर इसने नहीं किया तो हमारा पैसिव बनेगी, पैसिव के लिए लिखना भैया वॉज ब्रॉट, क्या लिख दो यहाँ पे, वॉज ब्रॉट। ठीक है जी, तो पैसिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हम लोगों को यहाँ पे। द थीव सरेंडर्ड एंड सेंट टू द जेल फॉर अ ईयर, उनको सरेंडर कर लिया थीव्स ने और भेजा गया। अब हमें समझना यहाँ पे एंड कंजंक्शन आ गया, सरेंडर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और सेंट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लेते हैं अभी,
लेकिन हमें पता थीव्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सरेंडर का भी वही बनेगा और सेंट का भी वही बनेगा जी। हमें पता सरेंडर करने वाले थीव्स हो सकते हैं, डूअर हैं, तो सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा यहाँ तक जी। सेंट का मतलब थीव्स ने भेजा या थीव्स को भेजा गया, चोरों को भेजा गया ना, तो काम करने वाला कोई दूसरा है, तो ये लिखना वर सेंट। क्या लिखोगे? वर सेंट, पैसिव फॉर्म यूज करना भी यहाँ पे। He who has suffered most for the cause, let him speak. Let him speak. अब एक बात समझना, ये वाली हु वाली जो हमारी फ्रेजेस होते हैं ना, इनको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लोज। किसके लिए आई हमारी? ये ही के लिए। ही वो बंदा जिसने सफर किया है मोस्ट फॉर द कॉज, इस कारण के लिए बहुत यातनाएं सहनी पड़ी उस बंदे को। ही लेट हिम स्पीक। हम कहना ये चार एक सेंटेंस में कि उसको बोलने की इजाजत दी जाए या उसको बोलने दो, हम ये मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं कि उसको बोलने दो। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ही सब्जेक्ट हो गया, लेट वर्ब है जी। लेट क्या है? वर्ब है। और हिम क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। और स्पीक क्या बनेगा दोस्तों हमारे यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है। लेट हिम गो, लेट मी स्पीक, ये बात ध्यान रखना। बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ते हैं कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटी फॉलो होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है जी। अब एक बात समझना, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेट वर्ब होगी, और हिम भी क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट और हिम ही ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस तो गलत होगा दोस्तों। तो जब भी सेंटेंस में लेट गलत होगा हमारा, तो उसको रिप्लेस कर पाएंगे शुड बी अलाउड टू स्पीक से जी। ये बात ध्यान रखना जी, शुड बी अलाउड टू स्पीक। अब हमें पता खुद तो बोलेगा नहीं, कोई दूसरा अलाउ करेगा ना, तो अलाउ वर्ड यूज कर लिया। शुड का मतलब होगा क्योंकि सजेशन दे रहे हैं कि भैया इसने बहुत सारी यातनाएं सही है, इसलिए इसको अलाउ कर देना चाहिए कि बोलने की इजाजत इसको दी जाए थी। तो हमें ये वाले सेंटेंस ऐसे ठीक करने पड़ेंगे जी, बात ध्यान रखना जी। शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये वाला एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा हमारा जी, ठीक है जी, क्योंकि मीनिंग गलत हो जाएगा। ही लेट हिम, उसने अपने आप को अलाउ किया बोलने के लिए, दूसरा अलाउ करेगा, मीनिंग यहाँ पे हमें ये चाहिए दोस्तों जी, ठीक है जी। आगे देखो, मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब एक बात समझना, दो वर्ब होती है, एक होती है इम्प्लाई और एक होती है इन्फर। सिंपल सी बात है, इम्प्लाइड इम्प्लाइड इम्प्लाइड, इन्फर इन्फर्ड इन्फर्ड। वर्ब की फॉर्म में कोई दिक्कत है नहीं। इम्प्लाई का मतलब होता है इंडिकेट करना, और इन्फर का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना कुछ उससे। बस ये मीनिंग टैली करने हम लोगों को, और पता लग जाए कहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए, क्यों चाहिए भैया। मच ऑफ द मीनिंग शुड बी डैश फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट से हम लोग मीनिंग को क्या करेंगे? समझेंगे या इंडिकेट करेंगे? समझना पड़ेगा भैया। समझने के लिए क्या चाहिए? इन्फर्ड। तो क्या आएगा यहाँ पे? इन्फर्ड। नेक्स्ट वाला देखो, इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लाई एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस। अब देखना, इट इज डिफिकल्ट मतलब बहुत मुश्किल है, इम्प्लाई का मतलब इंडिकेट कर पाना किसी भी चीज को ऐसे इंसिडेंट से, ऐसे एविडेंस से। एविडेंस से इंडिकेट नहीं करते एविडेंस को, बल्कि समझते हैं हम लोग। एविडेंस तक समझने की बात की गई है ना, तो यहाँ पे लिखना इन्फर भैया। जहाँ पे अंडरस्टैंड का मीनिंग आएगा वहां पे हमेशा इन्फर वर्ड यूज करोगे जी, इम्प्लाई गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 36 देखना, द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन। अब देखना यहाँ पे, द स्टेटमेंट लॉजिकली, स्टेटमेंट जो है वो इन्फर करेगी, इन्फर का मतलब वो समझेगी अ सर्टेन कंक्लूजन को, एक सर्टेन कंक्लूजन को समझेगी भैया। समझने का मीनिंग चाहिए, इंडिकेट करने का मीनिंग, वो इंडिकेट कर रही है भैया कंक्लूजन को, इंडिकेट करने के लिए भैया इम्प्लाइज। क्या आएगा? इम्प्लाइज, ठीक है जी। आगे देखो, द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। अब देखो दो वर्ब होती है, एक होती सिंक, एक होती ड्राउन। दोनों का मतलब डूबना होता है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज डूबी है तो वहां पे सिंक वर्ड यूज करना, अगर कोई जीवित है, लिविंग बीइंग है, तो वहां पे ड्राउन वर्ड यूज करोगे जी। सिंक सैंक संक लिख देते हैं, सिंक सैंक संक, ड्राउन ड्राउन ड्राउंड, ये तो सेम ही भैया, ठीक है जी। अब हमें पता शिप को डूबने की बात की गई है, अगर शिप डूबने की बात की है तो यहाँ पे लिखना संक। क्या लिखोगे? सैंक, डूब गया जी। These drugs can sometimes affect miraculous cures। अब यहाँ पे समझना, एक दो वर्ड होते हैं भैया, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट भैया। मेजर डिफरेंस यही होता है, जो अफेक्ट होती है वो वर्ब होती है और इफेक्ट हमारा नाउन के तरीके से काम करता है। दोनों का इसका मतलब प्रभाव डालना, इसका मतलब प्रभाव होता है जी, ठीक है जी।
इसकी सेकंड फॉर्म इफेक्टेड और इफेक्टेड हो जाएगी जी, अफेक्टेड सॉरी। लेकिन जो इफेक्ट वर्ड यूज किया ना, ये नाउन होने के साथ साथ कई बार सेंटेंस में किसका काम भी कर लेता है दोस्तों, वर्ब का काम भी कर लेता है ये। जब ये वर्ब का काम करेगा ना तो सेंटेंस में मीनिंग होगा कोज करना भैया, क्या करना, कोज करना। वो सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस ये ध्यान रखना कि अफेक्ट और इफेक्ट में मेजर डिफरेंस ये वाला होता है कि अफेक्ट हमारी वर्ब होती है और इफेक्ट हमारा नाउन होता है सर। लेकिन जो इफेक्ट वर्ड होता है ना, कई बार इंग्लिश में कोज के मीनिंग से ये वर्ब का काम करने लग जाता है जी। अगर ये वर्ब का काम करेगा तो हमें समझना ही पड़ेगा जी। आप समझना, दीज ड्रग्स कैन समटाइम अफेक्ट मिराकुलस केयर्स, मिराकुलस क्योर्स। ये जो ड्रग्स एंड दवाइयां ना, कई बार भैया चमत्कारी क्योर कर देती हैं, इलाज कर देती हैं। अब यहाँ पे अफेक्ट करने का मतलब प्रभाव डालना या कोज करती हैं भैया, हमें पता लगे यहाँ पे कोज करती हैं दवाइयाँ। और क्या कोज किया इन्होंने, मिराकुलस क्योर को क्योज किया भैया। अगर कोज करना मीनिंग चाहिए तो अफेक्ट हमेशा गलत होगी, वहां पे इफेक्ट वर्ब लगाना जी। ये बात समझानी थी आप लोगों को। तो वर्ब चाहिए हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, इफेक्ट वर्ब चाहिए। ठीक है जी, आगे देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन हैव एन एडवर्स अफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एन आर्टिकल आ गया, आर्टिकल किसके लिए आया, अफेक्ट के लिए। एडवर्स एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, अफेक्ट के लिए। आर्टिकल इंग्लिश में किसके लिए आते हैं भैया, नाउन के लिए। एडमी से नाउन बनेगा यहाँ पे। इन दोनों में नाउन कौन सा बन सकता है भैया, इफेक्ट ही बनेगा। इट मीन जहां पर भी हमें नाउन वर्ड चाहिए ना, तो वहां पे इफेक्ट ही लिखोगे, अफेक्ट गलत होगा जी वहां पे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इफेक्ट जी। ठीक है, और वर्ब के मामले में इफेक्ट भी आ सकता है, अफेक्ट भी। वो देख लेना ना, प्रभाव डालने की बात चल रही है, अफेक्ट करने की बात चल रही है, या कोज करने की। कोज करने के मामले में इफेक्ट और प्रभाव डालने के मामले में अफेक्ट भैया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सोन विद व्हीट। अब देखो, दो वर्ब होती है हमारी, एक तो होती है सा और एक होती है सो। सा का मतलब आरी से काटना होता है और सो का मतलब बोना होता है भैया। लेकिन कई बार इनके मीनिंग में, इनकी वर्ब्स में दिक्कत हो जाती है। सेकंड फॉर्म बनती साड और थर्ड फॉर्म बनती सान। इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो बनती सोव्ड और थर्ड फॉर्म बनती सोन। इसमें सान आ गया, इसमें सोना आ गया, बस ये बात ध्यान रखना जी। इनकी वर्ब की फॉर्म ध्यान रखोगे, इसका मतलब होता आरी से काटना, इसका मतलब होता बीज बोना। अब जो हमारा सेंटेंस 40 है ना, दिस फील्ड अराउंड हैव बीन सोन, खेतों में क्या किया होगा, आरी से काटा होगा, बीज बोया होगा, बीज बोया होगा। अगर बीज बोया गया तो यहाँ पे सान की जगह ओ कर दो भैया, सोन। क्या करोगे जी, सोन। सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मैनी टाइम प्रैक्टिस मेथड। हमें पता लग गया ए आर्टिकल किसके लिए आएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे मेथड के लिए आएगा, मेथड दोस्तों हमारा। ठीक है जी, नाउन हो गया। प्रैक्टिस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो हमारे किसके लिए आएगी, नाउन के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करेगी जी। मेनी टाइम प्रैक्टिस किसके लिए आ गया, इसके लिए एडवर्ब काम करेगा दोस्तों। ठीक है जी, अब समझना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं है तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टिस। जो सीई वाला होता है ना, वो होता है हमारी नाउन, और जो एसई वाली होती है वो होती है हमारी वर्ब। अगर हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना भैया, सी से क्या कर दोगे, एस कर दोगे, सीड, प्रैक्टिस आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी बनेगी, उसकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो नाउन फॉर्म है दोस्तों। ये डिफरेंस होता है एडवाइस में, एडवाइस और एडवाइज। ये डिफरेंस होता है हमारा बात में, नहाना और बेत में। ठीक है जी, ये डिफरेंस होता है हमारा सांस में, ब्रीथ और ब्रेथ, सांस लेना भैया। तो ये हमारी वर्ब होती है और ये हमारे नाउन होते हैं, बाकी ध्यान रखोगे आप लोग जी। ठीक है जी, 42 देखना, डाउट्स दैट हैड सबमर्ज्ड इन हर माइंड वर सडनली रीसरफेस्ड। अब एक बात समझना, ये जो रीसरफेस है ना, इसका मतलब सामने आना। सामने आने का मतलब अपीयर होना भैया। तो काइंड ऑफ हमारा अपीयर जैसा मीनिंग होता है रीसरफेस का। अपीयर होना क्या होती है, हैपनिंग होती है, सामने आना। इट मीन्स रीसरफेस भी क्या होगी, हैपनिंग होगी। और जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती है ना, सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, इसलिए वर के बाद आपने रीसरफेस लिखा ना, वो गलत हो गया, इसलिए वर हटा दो दोस्तों, सेंटेंस हो जाएगा सही। रीसरफेस का मतलब ऊपर का सामने आना जी। ठीक है जी, तो ये हैपनिंग होती, कोई डूइंग नहीं होती। डूइंग का पैसिव बना पाओगे, हैपनिंग हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जी। तो ये लिखना पड़ेगा, वर हटा दो यहाँ पे। डाउट दैट हैज सबमर्ज्ड इन हर माइंड, जो डाउट उसके माइंड में क्या करके सबमर्ज कर गए थे, एकदम से सामने आ गए भैया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू प्ले
द पियानो वेल। बहुत टाइम लगा, बहुत प्रैक्टिस लगी इस पियानो को बजाने के लिए भैया। हमें पता लग गया अ लॉट ऑफ आ गया, अ लॉट ऑफ का मतलब नाउन के लिए आया, नाउन के लिए सी कर दो भैया, प्रैक्टिस। ठीक है जी। आई हैव लेन माई बुक्स ऑन द टेबल एवरी नाइट, वर्ब होगी लेन यहाँ पे, ये होगी वर्ब। माई बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब लेन नहीं होती, लेड होती है भैया। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समझ लेना आप लोग जी। तो लेन हमारी इंट्रांजिटिव होती, लेड चाहिए यहाँ पे। आई हैव लेड माई बुक्स। 45 द प्राइसलेस ट्रेजर्स वर कास्टेड इनटू द नील। कास्टेड का मतलब उसको फेंक दिया भैया, प्राइसलेस का मतलब इसकी कोई कीमत नहीं भैया, ऐसा ट्रेजर था ना भैया, फेंक दिया गया कहाँ पे, नील नदी में दोस्तों। ठीक है जी। कास्टेड जो वो होती है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ईडी हटा दो इसका, कास्ट कास्ट कास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, तो तीनों फॉर्म सेम होती है दोस्तों इसकी जी हमारी। ठीक है जी, तो ईडी हटा दो इसका। आगे बढ़ते हैं। सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स हैंग्ड इन द टेट गैलरी। हम लोगों ने सीखा कि जो हैंग वर्ब होती है ना, और एक होती है हैंग, ये वाली। एक का मतलब फांसी देना और इसका मतलब लटकाना होता है भैया। इसकी हैंग, हंग और हंग। इसकी होगी हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। हैंग्ड का मतलब फांसी देना हो गया, इसका तो मतलब तो इसका मतलब लटकाना होगा भैया इसका। अब देखना सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को लटकाओगे या फांसी दोगे भैया, पेंटिंग को तो क्या फांसी दोगे भैया, तो यहाँ पे हंग यूज करना। क्या करोगे, हंग। लटकी मतलब देखो अब भैया समझना, हैंग का मतलब भैया लटकना भी होता है और लटकाना भी होता है जी। इट मीन्स यही हमारी डूइंग होती है, हमारी हैपनिंग होती है। अब आप लोग कहो सर वो अपने आप तो लटकी नहीं होंगी, तो अब लटकना मीनिंग भी तो आ सकता है, लटकाना भी आ सकता है, लटकना भी आ सकता है। तो लटकी हुई है, हैंगिंग की हुई है, लटकी हुई कहाँ पे भैया, वॉल पे, गैलरी में जी। ठीक है, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा। तो मीनिंग टैली जरूर करना, ये हमारी डूइंग भी होती है और ये हैपनिंग भी होती है जी। हैपनिंग का मतलब स्टेट हमारी जी, लटकना और लटकाना। ही वॉज द लास्ट मैन टू बी हैंग, अरे हंग ही पड़ा जाने लग रहा, क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैन को क्या किया गया, हंग तो लटकाया तो नहीं गया होगा, मर्डर के केस में फांसी दी गई होगी, फांसी देने के लिए क्या यूज करोगे, हैंग्ड। फांसी देने के लिए क्या यूज करोगे जी, हैंग। वो लास्ट मैन था जिसको फांसी दी गई, किसके लिए, मर्डर के लिए, इन दिस कंट्री जी। द किड्स हैव बीन राइजन ऑन अ डाइट ऑफ हैमबर्गर्स। बियर राइजन, अब एक बात समझना देखो, एक होती है राइज और एक होती है रेज। राइज की सेकंड फॉर्म रोज और राइजन, इसकी रेज्ड और रेज्ड। इसका मतलब होता है उठना, उगना, बढ़ना। इसका मतलब उठाना, उगाना और बढ़ाना भैया। मतलब ये ट्रांजिटिव होती है और ये इंट्रांजिटिव होती है भैया। ठीक है जी। और रेज का मतलब होता है किसी का लालन पालन भी करना भैया। ठीक है जी। ब्रिंग अप एक वर्ड होती है, किसी की लालन पालन, किसी को बड़ा करना, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लालन पालन करना। वो रेज मीनिंग का, रेज वर्ड का भी होता है वही वाला मीनिंग होता है जी, क्योंकि रेज जो वर्ब होती है ना, इसका मीनिंग भी वही वाला होता है जो ब्रिंग अप वाला होता है जी। इसका मतलब भी लालन पालन हो जाता है। अगर मीनिंग लालन पालन वाला है तो दीज द किड्स हैव बीन राइजन ऑन अ डाइट ऑफ हैमबर्गर्स, बर्गर खिला खिला के बड़ा कर दिया उसको वहां पे। हमें पता लग गया बीन आ गया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बना लिया। पैसिव तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, वैसे गलत हो गया। तो रेज्ड लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, रेज्ड। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज इन नॉर्दर्न स्पेन। देखो भैया यहाँ पे गलत लिखा है, बोम ये यहाँ पे BORNE ये लिखना था हम लोगों को। ठीक है जी, BORNE। अब समझना, एक होती हमारी बियर, क्या होती है वर्ब, बियर। बियर के मतलब दो वर्ब होती है हमारी जी, एक तो बियर बोर और बोर्न। जब ये वाला मीनिंग हो इसका मतलब होता है बर्थ लेना, टू कम टू लाइफ, मतलब जिंदगी में आना या जन्म होना, वो मीनिंग होता है इसका बियर का। लेकिन जब हमारा वर्ब की फॉर्म ये वाली यूज करते हैं ना, बियर बोर बोरन, BORNE, मतलब डिफरेंस यही वाला है। अगर हम लोग ये वाली वर्ब की फॉर्म यूज करें तो मीनिंग आएगा जन्म लेने वाला। अगर हम लोग ये वाली वर्ब की फॉर्म यूज करें इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू सफर, सहन करना उस चीज को, बियर द ब्रंट।
आपने सुना भी होगा एडीएम बियर द बंट, मतलब खामियाजा भुगतना भैया, भुगतने वाली सेंस भी हम लोग इससे करते हैं जी, लेकिन इसका मतलब जन्म लेना ही होगा। वहां पे ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज, अगर वो छोटे से गांव की बात कर रहे हैं, इट मीन जन्म हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, जन्म हुआ ना, जन्म होने के लिए लिखना BORN, BORN, बोर्न। दे थॉट हर एज काइंड एंड जेनरस, अब समझना यहाँ पे, दे थॉट हर, उन्होंने उसको सोचा, क्या सोचा है, कैसे सोचा, दे थॉट हर व्हाट, क्या सोचा, काइंड एंड जनरस। ये हमारे किसके लिए आ गया, हर के लिए, हर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए आने वाले वर्ड क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बताया कि जो एज होता है वो एडवर्ब बनाता है, वो कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं कर पाएगा जी, तो एज हटा दो यहाँ से जी, क्या हटा देंगे जी, एज, एज एडवर्ब फ्रेज बनाता है दोस्तों हमारे जी, ठीक है जी। आगे देखो, फ्यू बिजनेसेस आर फ्लोरिश्ड इन सच एन इकोनॉमिक क्लाइमेट। देखो जो फ्लोरिश होता है ना, इसका मतलब बढ़ना होता है दोस्तों, और ये हमारी क्या होती है, हैपनिंग होती है जी, क्या होती है, हैपनिंग, बढ़ना। अगर हमारा हैपनिंग होगी तो हम लोगों ने तो क्या यूज कर लिया, पैसिव यूज कर लिया, हैपनिंग वो तो इंट्रांजिटिव होती है ना, उनको तो पैसिव बन ही नहीं पाएगा, तो आर हटा दो दोस्तों यहाँ पे। अगर आर हटा दो तो वर्ड फ्लोरिश यूज करना जी, अकेला फ्लोरिश आएगा जी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है जी। फ्यू बिजनेसेस फ्लोरिश इन सच एन इकोनॉमिक क्लाइमेट, ये जो वर्ब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, आप लोगों को नोट्स बना के एक जगह लिख लेनी है जी, क्योंकि अब तो समझ में आ जाएंगे, आप लोगों रिवाइज कब करोगे इनको, तो कहीं पे एक बार नोट्स बना लेना इनके, कि ताकि आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ बाद में जी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग लिखते दिखते ठीक है, हम लोगों को पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन गलत होते हैं भैया, क्योंकि वर्ब वैसे हमें वर्ब का पता होना चाहिए, वो हैपनिंग है, डूइंग है या स्टेट है जी, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से हमारे दोस्तों जी, ठीक है जी। आगे देखो, शी हैज बोर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द चेंजेस, बोर्न का मतलब जन्म लेने की बात है यहाँ पे, या खामियाजा भुगतने की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेगा, सफर करेगा ना, वो सफर करने के लिए लिखना है यहाँ पे बोर्न, ई। द डार्क पॉलिश वुड साइन लाइक ग्लास, अब यहाँ पे समझना, वर्ड होता साइन, क्या होता है साइन। अभी साइन के दो मीनिंग होते हैं, एक होता चमकना और एक होता चमकाना, एक होता चमकना और एक होता चमकाना जी। जब चमकना मीनिंग होगा तो सोन होगा, साइन सोन सोन। जब इसका मीनिंग चमकाना होगा तो मीनिंग होगा साइंड साइंड। बस ये डिफरेंस होता है दोस्तों, ये वर्ब की फॉर्म में डिफरेंस और ये वर्ब के मीनिंग में डिफरेंस हो गया। द डार्क पॉलिश वुड साइन लाइक ग्लास, वो ग्लास की तरह चमकाई गई या चमकी भैया, अगर चमकाई गई होता है तो हमारे यहाँ पे लिखा होता पैसिव फॉर्म, लेकिन लिखा साइंड वर्ब है, साइंड का मतलब चमकाया, किसको चमकाया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, कहने का मतलब ये ट्रांजिटिव होती है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया। चमकाना हमारी इंट्रांजिटिव, और चमकाना किसको चमकाया गया, साइन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, इट मींस वो चमकी है, चमकने के लिए क्या यूज करेंगे, सोन यूज करना पड़ेगा भैया, तो लिखना सोन। ही सोन शूज एंड सोल्ड न्यूज़पेपर टू मेक मनी, उसने जूते चमकाए और अपना अखबार बेचे भैया, अपनी मनी को बनाने के लिए, मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब हमें पता लग गया यहाँ पे ये वर्ब होगी, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, इट मींस ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो सोन तो इंट्रांजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ पे साइन लिखो दोस्तों जी, क्या लिखोगे, साइंड, तो ही साइंड शूज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आई विश मोबाइल फोन्स हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। अब एक बात समझना, तो डिस्कवरी होती है और तो इन्वेंशन होती है, इनमें यहीं से डिफरेंस समझ लेना दोस्तों, आगे कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, भी सब जगह नहीं समझाया जाएगा। इन्वेंशन, इन्वेंट करना दोस्तों, एक होती है डिस्कवरी, एक होती है इन्वेंशन। देखो डिस्कवरी का मतलब होता है अगर वो चीज पहले से प्रेजेंट है वहां पे और हम लोगों ने बस पता लगाया उसका, तो वो तो डिस्कवरी। और जो चीज पहले से प्रेजेंट नहीं थी, हम लोगों ने जोड़ जुगाड़ बना के उसको बना लिया दोस्तों, वो होती है इन्वेंशन। बल्ब, ऐसा था कि बल्ब पहले से मौजूद था नहीं, हम लोगों ने उसको जोड़ जुगाड़ करके, कुछ हम लोगों ने केमिकल्स वगैरह कुछ प्रयोग करके हम लोगों ने एक एलिमेंट बनाया, एक हम लोगों ने थिंग बनाई, नाम लिखा बल्ब। बल्ब को इन्वेंट किया गया दोस्तों, इसलिए इन्वेंट करने वाले का थॉमस एडिसन नाम हो गया। डिस्कवरी मान लो अमेरिका था, अमेरिका तो पहले से रहा होगा ना दोस्तों वहां पे जी, अगर अमेरिका पहले से रहा होगा तो पहले से रहने वाली चीज को आपने तो बस पाया है ना, अपना जोड़ जुगाड़ तो इसमें कुछ मिलाया नहीं, तो वो होगी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। बात समझ में आ गई।
तो जितनी भी मेडिसिन होती है ना, ये पहले से उपलब्ध होती है दोस्तों, हम लोग सिर्फ पता लगाते हैं हाँ ये वाली इसका इलाज कर पाएगी जी। मेडिसिन होगी, वैक्सीन हो गई, ठीक है जी। और क्या होती है, इंजेक्शन वगैरह होते हैं हमारे, क्या होते हैं इंजेक्शन। ये कोविड 19 जो आया था, कोविड 19 में एक दवा बनाई गई थी जी, उसको भी क्या किया, डिस्कवर किया गया, इन्वेंट बिल्कुल नहीं किया गया जी। हमारी मोबाइल फोन को इन्वेंट कर सकते हैं, बल्ब को कर पाएंगे, जो पहले से प्रेजेंट नहीं थी, हम लोगों ने कुछ अपने तरीके से बना लिया दोस्तों इनको जी, वो होती इन्वेंशन। बाकी सभी चीज हमारी डिस्कवरी बनेंगे जी वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, आई विश मोबाइल फोन हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। मोबाइल फोन को डिस्कवर नहीं करोगे, इन्वेंटेड करोगे जी, तो इन्वेंटेड लिखना है यहाँ पे, इन्वेंटेड। 56 देखना, वी नीड टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इशू। हमें क्या है, पब्लिक अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इस इशू के बारे में। राइज वर्ब आ गई, राइज इंट्रांजिटिव होती है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, तो हटाओ इसको, रेज यूज कर लो जी। क्या कर लो, रेज वर्ब यूज कर लो जी, ठीक है जी। 57, साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट अ क्योर फॉर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हमारी बीमारी होगी, बीमारी के लिए क्या कुछ ना कुछ दवाई ढूंढनी पड़ेगी, मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन को इन्वेंट नहीं करते, डिस्कवरी करते हैं, वो पहले से प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे करेंगे डिस्कवर। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सेल आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली। एक बार सेंटेंस पढ़ के आप लोग मीनिंग निकालना, क्या मीनिंग आएगा इसका जी। Shall I bring a gift to my host family? क्या मैं ले आऊं ये गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली, अपनी होस्ट फैमिली के लिए गिफ्ट ले आऊं। अब एक बात समझना, दो फ्रेज होते हैं, ब्रिंग समथिंग फ्रॉम, कहीं से कुछ ले आना, और टेक समथिंग टू, किसी चीज को ले जाना भैया। तो दो फ्रेज होते हैं, कहीं से कुछ लेके आए हैं और कहीं पे कुछ देनी भैया, टेक समथिंग टू। तो ध्यान रखना, अगर किसी को कोई चीज देनी है ना, तो वहां पे लिए टेक वर्ब यूज करो, अगर कहीं से कुछ लाए हम लोग, तो वहां के लिए ब्रिंग वर्ब यूज करेंगे जी। ये दो फ्रेज होते हैं, ब्रिंग समथिंग फ्रॉम और टेक समथिंग टू। अब हमें पता लगा, सेल आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली, हमें होस्ट फैमिली को गिफ्ट देना हो गया ना, तो देने के लिए ब्रिंग नहीं आएगा दोस्तों, सही फीलिंग आती है टुक लिखना, टेक, सॉरी, सेल आई टेक अ गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली जी। तो ये फ्रेज होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इनका जी, मीनिंग कई बार सेम दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना सोर्स फ्रॉम के लिए आएगा, टू के लिए आएगा जी वहां पे, तो वहां पे टेक वर्ब यूज करना दोस्तों जी। नेक्स्ट वाला देख लो, मिस्टर जैसन टूक ए न्यू गेम फ्रॉम मार्केट फॉर हिज ओनली सन। टू कहीं पे नहीं आया ना, हमें पता लगा कि टेक किया है, कहां से टेक किया है, मार्केट से, तो फ्रॉम का मतलब लाया वहां से, लाने के लिए टेक वर्ब नहीं आएगा, ब्रोट आएगा भैया, तो ब्रोट, तो टू को हटा दो, यहाँ पे ब्रोट लिखना भैया, ब्रोट अ न्यू गेम फ्रॉम मार्केट फॉर हिज ओनली सन। 60 वाला है, द टीचर डिडंट टेक टेस्ट टुडे एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट। द टीचर डिडंट टेक टेस्ट टुडे, अब समझना, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो टेस्ट को टेक करते हैं भैया, क्या कहते हैं, टेक, लेकिन जो टीचर होता है ना, वो स्टूडेंट, वो टेस्ट को टेक नहीं करेगा, वो टेस्ट को गिव करेगा दोस्तों हमारे जी, बस ये ध्यान रखने की बात। स्टूडेंट टेस्ट को टेक करते हैं और टीचर टेस्ट को गिव करेंगे, तो यहाँ पे टीचर की बात चल रही है, तो टेक हटाओ, गिव लिख दो दोस्तों, हिंदी वगैरह मत बनाना जी, ग्रामर है। द मैन सा हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट, मैन ने क्या किया, हॉरिबल ड्रीम देखा प्रीवियस नाइट में। अब जो देखना होता है हमारी ये खुली आंखों का भैया परसीवेंस होता है, हमारा मतलब नजारा होता है, कहने का मतलब खुली आंखों से देखना होता है, सी का मतलब, लेकिन ड्रीम को तो हम खुली आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, ये होता है हमारा मेंटल एक्सपीरियंस। मेंटल एक्सपीरियंस दिखाने के लिए सी वर्ब यूज नहीं करेंगे हम लोग, हैव के लिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लो, हैड। मतलब इंग्लिश में अगर जब भी कोई आपको एक्सपीरियंस दिखाना है, तो हमेशा हैव की फॉर्म यूज करेंगे, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग टॉकिंग, आई एम हैविंग कन्वर्सेशन, तो वो होती एक्सपीरियंस हो करने वाले वर्ब। तो जब भी आपको कोई एक्सपीरियंस हो करना, चाहे फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो या मेंटल हो, हैव वर्ब की फॉर्म यूज करोगे वहां पे जी, ठीक है जी, ध्यान रखना इस बारे में। द रिवर हैज ओवरफ्लोन हिट बैंक्स, अब समझना देखो यहाँ पे, एक होती फ्लाई और एक होती फ्लो। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है और फ्लो का मतलब बहना होता है जी, ठीक है जी। उड़ने के लिए फ्लाई,
फ्लू, फ्लोन। फ्लो के लिए हमारी जो इसका मतलब बहना होता है ना, जो रिवर वगैरह फ्लो करते हैं ना, इसका सेकंड मीनिंग, सेकंड वो होती फ्लोड और थर्ड भी होती फ्लोड। लेकिन कई बार हम लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो लिखी है, तो फ्लो की सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लो नहीं होगी भैया, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार जी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिवर की बात चल रही है, रिवर को फ्लोन नहीं करेगी, वो फ्लोड करेगी जी। तो ओवरफ्लोड लिखना है यहाँ पे, क्या करेंगे, ओवरफ्लोड इट्स बैंक, मतलब ओवरफ्लो करके दोस्तों। These celestial objects have been existing from time immemorial, from time immemorial। अब जो एग्जिस्ट करना है ना दोस्तों, वो स्टेट होती है हमारी जी, क्या होती है, स्टेट। और जो स्टेट होती है कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती जी, लेकिन हम लोगों ने कर ली तो गलत होगा भैया, यहाँ पे लिख लो हैव एग्जिस्टेड। और ये ध्यान रखना, एग्जिस्ट करना हमारी क्या होती है, स्टेट होती है, कोई एक्शन वगैरह नहीं होता एग्जिस्ट करना। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आई कुड फाउंड नो मिस्टेक इन द पैसेज, आई कुड फाउंड नो मिस्टेक इन द पैसेज। एक सेंटेंस देखना, सेंटेंस तो क्या मीनिंग देखो, एक होती फाइंड और एक होती फाउंड, एक होती फाइंड और एक होती फाउंड। फाइंड का मतलब कुछ प्राप्त होना, कुछ मिलना, फाउंड का मतलब एस्टैब्लिश करना दोस्तों। चलो मीनिंग भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू गेट समथिंग और टू एस्टैब्लिश। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। लेकिन जब मीनिंग एस्टैब्लिश करना होगा ना, तो फाउंडेड आएगा भैया, फाउंडेड, फाउंडेड। आपने कई बार सुना वो कंपनी का फाउंडर कौन है, तो इससे बनता है वो फाउंडर भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी फाउंड और फाइंड दो वर्ब होती हैं। वहां पे लिखा आई कुड फाउंड नो मिस्टेक इन द पैसेज, पैसेज में क्या भैया, एस्टेब्लिश करना है या ढूंढना है, कुछ पाना है, ढूंढना है, पाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइंड। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड आएगी जी, तो फाउंड गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। There stand the statue that was telling you about, there stand the statue that I was telling you about, मतलब वो रहा वो स्टैचू जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों। अब हमें पता लगा देयर तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो कौन है, स्टैचू है ना भैया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या नीचे सिंगुलर, तो स्टैंड सीखना दोस्तों यहाँ पे, देयर स्टैंड द स्टैचू। ठीक है जी, फिर आएगा 66, हर फैमिली फाउंड द कॉलेज इन 1950, 1950 कब का टाइम हो गया, पास्ट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गेट किया या एस्टेब्लिश किया, कॉलेज को एस्टेब्लिश करेंगे तो फाउंडेड यूज करना, कॉलेज क्या करेंगे एस्टेब्लिश, तो फाउंडेड आएगा दोस्तों जी। आगे देखो, वी वांटेड टू बाय फर्नीचर बट अनदर कपल पेड अ हायर अमाउंट, क्या है, पेड अ हायर अमाउंट। अब यहाँ पे समझना दोस्तों, बिड होती है हमारी एक तो मीनिंग होता, तीनों का मीनिंग, बिड बिड बिड, बिड बिड बिड। आई वांटेड टू बाय फर्नीचर बट अनदर कपल बेड अ हायर अमाउंट। और एक होती बीड का मतलब बीड, बेड, बेडन। ठीक है जी, जब ये वाली वर्ब की फॉर्म हो, इसका मतलब होता टू ऑर्डर करना किसी को या कुछ कहना भैया, टू ऑर्डर या टू से समथिंग। लेकिन जब भी हम लोग यूज करेंगे बिड बिड बिड, इसका मतलब टू बेट, शर्त लगाना होता भैया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखना, आई वांट टू बाय द फर्नीचर, मैं फर्नीचर को खरीदना चाहता था, बट अनदर कपल बेड हायर अमाउंट, बेड का मतलब ये वाला हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट का मतलब होगा शर्त लगाने का मतलब होगा बोली लगाना, तो बोली लगाने के लिए ये वाली वर्ब चाहिए हमें, ऑर्डर देने वाली वर्ब नहीं चाहिए। इट मींस हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए ना, तो बेड हटाओ, बीड ही लिख दो जी। क्या लिखोगे, बेड लिखोगे जी। ठीक है जी, 68 वाला देखना, हर टीयर्स वी एलिसिट ग्रेट सिंपैथी फ्रॉम हर ऑडियंस। एलिसिट वर्ड लिखा है ना, ये हमारी होती थी, समझना देखो, एक वर्ड होता है एलिसिट और एक होता है इलिसिट, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है जी। तो पहला डिफरेंस तो इनमें यही वाला है कि ये हमारी वर्ब होती है और ये हमारा एडजेक्टिव होता है दोस्तों जी। पहला डिफरेंस इनमें ये वाला होगा जी, एक हमारी वर्ब होगी और एक हमारा एडजेक्टिव होगा जी। यहाँ पे एलिसिट का मतलब होता है टू शो या टू प्रोड्यूस, एलिसिट का मतलब होगा टू शो या टू प्रोड्यूस। इलिसिट का मतलब इलीगल होता दोस्तों जी, इसका मतलब क्या होता है जी, इलीगल।
अब हमें पहली बात तो विल के बाद वर्ब चाहिए, पहले पता लगा एलिसिटी आना, बाकी मीनिंग को भी टैली करने ला। द टीयर्स, टीयर्स ने क्या किया, इलीगल कुछ किया है या दिखाया है, दिखाया है, दिखाया क्या दिखाया, ग्रेट सिंपैथी भैया, तो एलिसिट हटाओ, यहाँ पे एलिसिट लिखो दोस्तों। ठीक है जी। 69 we need to go back as I have forgotten my wallet at your home। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना, I need to go back, मुझे वापस जाना पड़ेगा, I have forgotten my wallet, मैं मेरे वॉलेट को भूल गया, at your home, जो ये भूलना होता है हमारा मेंटल एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, और किसी चीज को लेकर हमारा मेंटल एक्सपीरियंस नहीं होगा जी हमारा, मतलब किसी वॉलेट को किसी जगह पे भूलेंगे नहीं हम लोग, मतलब हम जगह भी बता रहे हैं वहां पे कि उसके घर पे भूल आया भैया, तो भूलने का मतलब तो याद कैसे कर लिया उसने कि घर पे भूल आया जी हमारा, वो तो अंदाजा ही लगा रहा है दोस्तों। तो जब भी ऐसे सेंटेंस में होगी कोई चीज लोकेशन में हम बता दी कि मेरा चीज वहां पे भूला है, मैं मेरा गाड़ी में पर्स रह गया, फॉरगॉट नहीं करते वहां पे, लेफ्ट वर्ड यूज करते हैं जी, ध्यान रखना, लेफ्ट, लेफ्ट माई वॉलेट एट योर होम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान समझना दोस्तों इस वाले वर्ड को। फॉरगेट करना दोस्तों हमारा मेंटल एक्सपीरियंस होता है, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं फॉरगेट द आंसर, आंसर ही याद नहीं है मेरे को जी, बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या, फॉरगेट माई वॉलेट एट योर होम, इसका मतलब होम भी बता रहा है और वॉलेट भी बता रहा है, इट मींस वो फॉरगेट नहीं किया, याद तो है उसको, उसने सिर्फ छोड़ दिया वहां पे, छोड़ने के लिए क्या आएगा भैया, लेफ्ट वर्ड आएगा जी। तो ऐसे केसेस में फॉरगेट वर्ड यूज ना करना, लेफ्ट वर्ड यूज आएगा दोस्तों जी। ठीक है जी, ध्यान रखना इस वाले केस का। आगे बढ़ते हैं। द बोट ट्रेवल स्मूथली अक्रॉस द लेक। अब एक बात समझना है यहाँ पे, ये जो हमारे ट्रेवलिंग होती है, सेलिंग होती है, इनके लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे जो प्लेन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं भैया एयर में, मतलब प्लेन फ्लाई करेंगे। जो हमारी शिप होती है वो क्या करेंगी, सेल करेंगी, बोट करेंगी भैया, शिप होगी या बोट होगी, वो सेल करेंगी। सेल का मतलब वो भी जाना ही होता दोस्तों, प्लेन फ्लाई करते हैं, बोट या शिप सेल करती हैं, ये काम करेंगी वाटर में करेंगी। जैसे बसेस वगैरह होगी, ट्रक वगैरह हो गए, ठीक है जी, ये क्या करेंगे, रन करते हैं दोस्तों, रन कहाँ पे करते हैं, रोड पे करेंगे जी, क्या करते हैं, रोड पे। लेकिन हम लोगों ने बोट के लिए ट्रैवल वर्ड यूज कर लिया, बोट तो क्या करती है भैया, सेल करेगी, पहली बात तो ये हमारी होगी, बसेस रन करती हैं और प्लेन करते हैं फ्लाई, ये इनके मीडियम हो गए, कहाँ फ्लाई करते हैं दोस्तों। फिर ट्रैवल कहाँ करेंगे हम लोग, ट्रैवल कोई चीज नहीं, पर्सन ट्रैवल करते हैं दोस्तों, बंदे ट्रैवल करते हैं, रोड पे कर लेंगे, वाटर पे कर लेंगे, एयर पे कर लेंगे जी, इसलिए ट्रैवलर वर्ड यूज होता है, ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब ट्रैवल करने वाला बंदा ही होता है दोस्तों वहां पे जी। तो यहाँ पे ट्रैवलर जो वर्ड होता है ना, वो बंदों के लिए आता है दोस्तों हमारा जी, बोट के लिए नहीं आएगा, बोट के लिए वर्ड यूज करेंगे सेल्ड, बोट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे जी, सेल्ड, ये बात ध्यान रखना जी। 71 someone has robbed all his money from the self, someone has robbed all his money from the self। अब देखो एक बात समझना, एक होती रॉब वर्ब और एक होती स्टील। रॉब का मतलब लूटना वगैरह उसका, या पैसे वगैरह छीन लेना वहां से, वो होता है रॉब का मीनिंग। स्टील का मतलब चुराना होता है दोस्तों, स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। जनरली रॉब हम लोग पर्सनों करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशनों करते हैं जी, पर्सन हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा, कोई बैंक वगैरह हो गया, उनको करते हैं रॉब। अगर हम लोग स्टील किया है, इसका मतलब छोटी मोटी चोरी होगी भैया, स्टील हम चीजों को करते हैं, कोई पर्स स्टील कर लिया, कोई पैसे स्टील कर लिए, जिसे रॉब का यहाँ समझना, द थीफ robbed the man of his money। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ेगी हम लोगों को, मतलब रॉब वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कोई पर्सन बन सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मनी ऑब्जेक्ट हो गया जी, इसलिए हमें रॉब वर्ब यूज होगी, यहाँ पे स्टोलन लिखना पड़ेगा जी। तो ध्यान रखना, रॉब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैन होता है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, उसके पैसे चुरा लिए, बात मीनिंग सेम ही होती है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट हमारे पर्सन और इंस्टीट्यूशन बनेंगे। स्टील हमारा कोई बन जाए, थिंग्स बनती है दोस्तों, जिनको चुराया गया है। तो यहाँ पे चुराने वाली चीज क्या, मनी हो गई, तो रॉब हटाओ, यहाँ पे स्टोलन लिख लो जी, क्या लिख लो जी, स्टोलन। 72 I would admire any comments if you might have, if you might have। अब दो वर्ब होती हैं दोस्तों हमारी, इसको रब कर देता हूं एक बार में। एक होता है एडमायर और एक होता है एप्रिसिएट।
दोनों मीनिंग सेम ही होता है काइंड ऑफ हमारा जी, लेकिन जो एडमायर करते हैं किसी पर्सन को करते हैं हम लोग, और एप्रिसिएट चीजों को करते हैं, बस ये बात ध्यान रखना चाहिए। एडमायर हम लोग पर्सनों करते हैं और एप्रिशिएट हम चीज़ों करेंगे। यहाँ पे एडमायर किसको करें हम लोग? कमेंट्स को। अगर मान लो ऐसा होता है कि उस बंदे को एडमायर किया कमेंट्स को लेकर, तो बंदे के लिए एडमायर हमारा वर्ड ठीक हो जाता, आई वुड एडमायर हिम ऑफ हिज कमेंट्स, तो सेंटेंस ठीक हो जाता। लेकिन एडमायर किसको करो यहाँ पे? कमेंट्स को। तो कमेंट्स तो क्या हो गए? थिंग्स। तो लिखना एप्रिसिएट दोस्तों। क्या लिखोगे यहाँ पे? एप्रिसिएट। दोनों मीनिंग काइंड ऑफ सेम ही होता है जी हमारा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 73 मोस्ट पीपल आर प्रेफरिंग मेट्रो टू प्राइवेट कार्स नाउअडेज। आजकल के लोग है ना प्राइवेट कार की बजाय मेट्रो को प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर करना क्या होती है? स्टेट होती है, एक्शन होती है? स्टेट होती है। स्टेट कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, प्रेफर करो ना। स्टेट कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, प्रेफर। द साउंड ऑफ द ट्रक रिसीडेड बैक इनटू द डिस्टेंस। रिसीड का मतलब गो बैक होता है भैया। ये हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी की थी वर्ड वर्ड, जिसके वर्ब के पहले री आ गया ना, री का मतलब होता है बैक और अगेन। बैक और अगेन, इसका मतलब गो बैक मीनिंग होगा, तो बैक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, बैक हटा दो दोस्तों यहाँ से जी। ठीक है जी। आफ्टर द अर्थक्वेक पीपल सेट अबाउट रीबिल्डिंग देयर हाउस अगेन। रीबिल्डिंग आ गया तो क्या हटा दोगे यहाँ पे? अगेन हटा दोगे जी। सो सिंपल क्वेश्चन। आई शैल ट्राई टू नो द एड्रेस ऑफ हिज पेरेंट्स। अब एक बात समझना, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नो। पहली बात तो नो कोई एक्शन नहीं होता, स्टेट होती है हमारी जी। क्या होती थी? स्टेट। और हम लोग यहाँ पे लिखे आई शैल ट्राई। ट्राई का मतलब कोशिश करना। कोशिश किसको करने करते हैं हम लोग? किसी एक्टिविटी की कोशिश करेंगे या किसी स्टेट की कोशिश करेंगे दोस्तों? तो जानने की कोशिश करना मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना दोस्तों, ये स्टेट नहीं आ सकता, क्योंकि ट्राई कर रहे हैं उसको। ट्राई एक्टिविटी को किया जाता है, कभी स्टेट को ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो एक्टिविटी चाहिए हम लोगों को, तो नो वर्ब गलत हो जाएगी। एक्टिविटी के लिए कि जैसी इसी जैसी हमारी फ्रेजल वर्ब होती है फाइंड आउट, तो वो वाली वर्ड यूज कर लो दोस्तों। तो वो वाली हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे, आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट। और ध्यान रखना, ट्राई करना हमारा किसी एक्टिविटी को होता है, किसी स्टेट को लेकर नहीं होता। तो इन वाले मामले में स्टेटिव वर्ब कभी भी यूज ना करना ट्राई के बाद। ठीक है। 77 ऑल द मेंबर्स फाइनली फेल इनटू अ ड्रंक स्लीप आफ्टर द पार्टी वाज ओवर। मतलब सभी के सभी भैया गिर गए। मतलब फेल का मतलब गिरने का मतलब होगा स्लीप में, और स्लीप कैसी थी? ड्रंक वाली, पी हुई। आफ्टर द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी ओवर हुई। मैंने कहा ड्रंक का मतलब पर्सन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रंक का वर्ड किसके लिए आएगा? स्लीप के लिए। तो स्लीप के लिए ड्रंक वर्ड नहीं, ड्रंकन यूज करो जी। क्या यूज करते हैं? ड्रंकन। ड्रंकन का मतलब हो गया जो स्टेट इसमें दारू पी रखी है जी। तो ड्रंकन का मीनिंग स्टेट के लिए आता है, ड्रंक का मतलब पर्सन के लिए जी। आर यू ड्रंक? यू आर ड्रंक, ही इज ड्रंक, भीम इज ड्रंक। तो ड्रंक इसलिए यूज करते हैं पर्सन के लिए। अगर किसी और नाउन वगैरह को रेफर करना पड़े ना, तो ड्रंकन वर्ड यूज करना भैया, स्टेट को रेफर करने के लिए यूज करते हैं इसको। आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन एनीवेयर। अब एक बात समझना इसके लिए, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, अरे मिट जा भाई। I did not eat apples। क्या हो गया? I did not eat apples। सेकेंड वाला हो गया I never ate apples। मैं समझाना चाह रहा हूँ नेवर और नोट में डिफरेंस होता है भैया। ये नोट हो गया, यहाँ पे नेवर यूज कर लिया हम लोगों ने जी। इन दोनों में डिफरेंस ये वाला आ गया, जो नेवर वर्ड यूज किया ना, ये इसने मीनिंग जनरल बना दिया दोस्तों यहाँ पे जी। जनरल का मतलब कभी नहीं खाया दोस्तों इसने जी, कभी नहीं खाया जी। आई डिड नॉट ईट एप्पल का मतलब मैं नहीं खाता दोस्तों जी। इसमें हमारा जनरल मीनिंग नहीं आने लगा, इसमें स्पेसिफिक है कि एप्पल नहीं खाता जी यहाँ पे, शायद और कुछ खा लेता हूँ दोस्तों। तो समझाना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि नेवर वर्ड यूज करते हैं हम लोग जनरल मीनिंग देने के लिए, जनरल निगेशन के लिए, और नोट वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक निगेशन देने के लिए जी। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस लिखा आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन एनीवेयर। पहली बात तो लिखा दिस मैन, इसी पर्टिकुलर बंदे की बात हो रही है, और रिमेंबर करने की बात हो रही है। यहाँ पे पर्टिकुलर बंदे को जनरल मीनिंग से मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों, वहां पे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो नेवर गलत हो जाएगा भैया। आई डिडंट रिमेंबर, क्या करना पड़ेगा? आई डिडंट रिमेंबर।
बस ये ध्यान रखना जी, जब भी सेंटेंस में नेवर वर्ड यूज करोगे इसका मतलब जनरल होता है जी, हर किसी को निगेट कर देता है जी, हर पास को निगेट कर दिया इसने जी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन। दिस मैन का मतलब पर्टिकुलर मैन को लेकर बात की जा रही है। अगर पर्टिकुलर मैन को लेकर बात की जा रही है ना, तो हमें स्पेसिफिक निगेशन करनी है, जनरल निगेशन नहीं करनी यहाँ पे, तो डिडंट रिमेंबर लिखोगे जी यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे जेसन लेड ऑन हिज सोफा वॉचिंग टेलीविजन फॉर आवर्स। देखो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें आपकी सेकंड फॉर्म लिखनी है तो ले लिखना भैया, ले ऑन सोफा। ठीक है जी, बाकी टैली करते रहना अपना मीनिंग, क्योंकि कई बार हम लोग समझा दिया दोस्तों आप लोगों को। इंट्रांजिटिव अब चाहिए तो सेकंड फॉर्म ले ही बनेगी। द मशीन हैव लेड आइडल सिंस देन। आइडल का मतलब क्या हो गया, सुस्त पड़ी रही है दोस्तों, तो हम तो भी हमारी इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव के लिए भी हमारा क्या आएगा, लेन। इंट्रांजिटिव लेन ही बनेगी जी यहाँ पे जी। ठीक है जी। द ट्रीज वर फॉलन एंड फ्लोटेड डाउन स्टेयर। द ट्रीज वर फॉलन, अब देखो हमें पता लग गया ट्रीज को गिराया गया और वो फ्लोट करके डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या मीनिंग करना चाह रहे हैं हम लोग कन्वे, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रीज गिर गए और फ्लोट करके डाउन स्ट्रीम का मतलब नहर के साथ या रिवर के साथ साथ आगे चले गए दोस्तों। गिरना मीनिंग बता रहे हैं, गिराना मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो वर्ब के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गलत हो गया दोस्तों हमारा, तो हटाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो फेल, फॉल, फेल, फॉलन, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मीनिंग होगा गिरना दोस्तों। ट्रीज फेल एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी, ये वाला क्लियर होगा आपका मीनिंग।